अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे। अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। लाख तलवारें चली आती हैं गर्दन की तरफ, लाख तलवारें चली आती हैं गर्दन की तरफ, सिर झुकाना नहीं आता तो झुकाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। जूली साहब, और आज हमारा सौभाग्य ऐसा है कि एक हमारे मंत्री भी हमारे पड़ोसी हैं और प्रतिपक्ष के नेता भी हमारे पड़ोसी हैं। कोई बात रखनी होगी, कोई सुलह करानी होगी तो दोनों साथ ही हैं। आप सभी को ब्रजवासियों की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रमजान का पाक महीना है, उसकी भी हार्दिक मुबारकबाद। सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 45 व 56 पर बोलने का अवसर दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। एक धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री सुश्री दिया कुमारी जी का। ग्रीन बजट, पहला ग्रीन बजट पेश किया है जिसमें 27,000 करोड़ से ज्यादा की राशि एलोकेटेड की गई है, जिसका 11% जो है पहले साल में उसका उपयोग किया जाएगा। दूसरा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार दोबारा धन्यवाद करना चाहती हूं कि राइजिंग राजस्थान हम लोग सुनते हैं, सुनने से सुन रहे हैं, 20 दिन से सुन रहे हैं। जो सामने बैठे साथी हैं, कोई एमयू की बात करता है, कोई बात करता है जी कागजी हैं, कोई बात करता है सोलर एनर्जी पे लग गए, कोई बात कर रहा है कि जी 80% तो 10 करोड़ से नीचे लग रहे हैं, कोई बात कर रहा है कि ये तो धरातल पे नहीं आएंगे। एक बात पूछना चाहते हैं, आपने राइजिंग राजस्थान का जो पूरा संयोजन किया वो आपने आखिरी वर्ष में किया। आप इसको पहले वर्ष में करते, दूसरे वर्ष में करते तो आपके पास समय था तकरीबन 2 से 3 साल का, जिसको आप धरातल पे ला सकते थे। हमने पहले वर्ष में इसको इसलिए किया है क्योंकि अगले 4 साल का हमारे पास एक प्लान है जिस पे हम काम कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज पे काम कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये समझ आता है कि एमओयू साइन हुए हैं, 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन हो गए, उसका आगे क्या होगा। क्योंकि एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज में, इकोनॉमिकल ग्रोथ में एक समय लिया जाता है जिसको प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन और उसके बाद उसको धरातल पे लाने का लिया जाता है। हमने इसको प्लान किया है, हमने इसको पूरी उस तरीके से लिया है कि पूरी देश भर से कि नहीं, पूरे विश्व से जो लोग राजस्थान की खूबसूरती को और तहजीब को समझते हैं वो इस स्टेट में आए हैं और उन्होंने ये सोचा है कि हम इस स्टेट में अपने जितना भी उद्योग है उसको डेवलप कर सके और आगे जो इस स्टेट की खूबसूरती है, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो टेक्निकल इनोवेशंस में हो, चाहे वो माइनिंग क्षेत्र से आती हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो मार्बल हो, चाहे वो साड़ियां हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट हो, उसको हम किस तरीके से इनोवेट कर सकते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं जिन्होंने पिछले बजट में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को लॉन्च करके एक पूरे प्रदेश भर में एक मैसेज दिया है कि राजस्थान के कोने कोने से जो है इंडस्ट्री डेवलप की जाती है। मैं ब्रज क्षेत्र से आती हूं और मैं यहां पर एक बात रखना चाहती हूं कि कामा जो है एक धार्मिक नगरी है। कामा का जो क्षेत्र है, जो ब्रज के क्षेत्र में आता है, ज्यादा नहीं तो 30% ब्रज क्षेत्र कामा के अंदर आता है और आधा क्षेत्र हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। मैं यहां पे एक बात रखना चाहती हूं कि ये एनसीआर रीजन से नजदीक था। कामा में जब भी कोई मंत्री रहे, कांग्रेस के समय के मंत्री रहे, पर कामा का जिस प्रकार से एक विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया। इस वजह से भी नहीं हो पाया क्योंकि वो एनसीआर रीजन के करीब होने के कारण 90 किलोमीटर दूर एनसीआर रीजन पड़ता है, तो भी उसका विकास नहीं हो पाया। आज भी वहां पे नेशनल किसी भी ट्रांसपोर्ट की, नेशनल कोई भी हाईवे की कनेक्टिविटी नहीं है। मैं आपके माध्यम से
सभापति महोदय, आपके माध्यम से ये बात रखना चाहती हूं कि हमारे यहाँ पर रीको का इंडस्ट्रियल एरिया आता है सोनोकर में, जो जिरेड़ा से कामा के बीच में पड़ता है। उसका आज तक विकास इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वहां पर ना तो किसी नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी थी, ना पानी उपलब्ध था, ना बिजली उपलब्ध थी। अब हम ईआरसीपी के माध्यम से कामवन को पानी तो मिल रहा है, पर मैं यहाँ पे एक मांग रखती हूँ आपके माध्यम से सरकार के लिए कि जो बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे निकल रहा है उसको पहाड़ी के माध्यम से जुरेड़ा तक जोड़ते हुए आगे कामा जाते हुए बरसाना तक जोड़ना चाहिए, ताकि ये नेशनल हाईवे आए और यहाँ पर जितने भी उद्योगपति आसपास हैं जो वहाँ पे बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट लगाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जमीन अवेलेबल है, पर इस तरीके की जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स की जरूरत होती है वो वहां पर अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूं कि उस क्षेत्र को नेशनल हाईवे से जोड़ा जाए ताकि वहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जाए। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूं, क्योंकि कामा जो है एक धार्मिक नगरी के रूप में जाना चाहता है, एक ब्रज क्षेत्र के रूप में जाना चाहता है। ब्रज में 12 वन पड़ते हैं, पंचम वन कामा है, इसीलिए उसको कामवन भी कहा जाता है। मैं आपके माध्यम से ये भी एक बात रखना चाहती हूँ कि हमारी आदि पौराणिक जो क्षेत्र है, हमारा आदि वृंदावन के नाम से जो कामवन जाना जाता है, उसकी पहचान कामवन है। तो कामा का नाम बदल के कामवन किया जाए, क्योंकि यहाँ पर कदम वृक्षों की बहुत बड़ी तैनात होती थी, जिसकी वजह से जो उसको कदम वन कहते थे, फिर उसको कामवन कहते थे, अब उसे कामा कहते हैं, पर हमारी पहचान कामवन है। उसको लौटाया जाए, आदि वृंदावन के नाम से जाना जाता है, उसको लौटाया जाए। पर यहां पर जब कांग्रेस का राज था तो उसके एक क्षेत्र में भारी खनन होता है, जिसकी वजह से जितना क्रशर जोन है, भारी अवैध मात्रा पे लीज चलती है, अवैध खनन किया जाता है। आज से 3 साल पहले हमारे कुछ साधु संतों ने वहां पे आंदोलन किया था कि जो ब्रज की नगरी में जो वहां पर संरक्षित पर्वत है, संरक्षित वन है, उन पर अतिक्रमण करके उन पे वहां पर माइनिंग हो रही है। आज भी वो चालू है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, जो हमारे बाबा विजयदास जिन्होंने आत्मदाह किया था, उनको याद करते हुए इस सदन में मैं एक बात रखना चाहती हूं कि जो अवैध खनन वहां चल रहा है उसको बंद किया जाए। अवैध दृष्टिकोण से जो कामवन की सौंदर्यकरण है, जो ब्रिज क्षेत्र की सौंदर्यकरण है, उसको वहां पर रोक लगाई जाए। और जितने यहां पर ओवरलोड की वाहन चलती हैं उससे प्रदूषण होता है, ब्लास्टिंग होती है उससे प्रदूषण होता है, अवैध खनन चल रहा है उससे प्रदूषण होता है। तो मेरा आपसे एक मांग है कि पूरे सरकार के माध्यम से इसमें माइनिंग विभाग, इसमें प्रदूषण विभाग जो एनओसी जारी करता है परंतु उसको चेक करने नहीं जाता, और साथ साथ इसमें वन विभाग एक पूरी टीम गठित करके वहां जो अवैध तरीके से चल रहा है उसको रोका जाए। और ये जो संरक्षण हमारा ब्रज क्षेत्र का होना चाहिए उस पे आपका ध्यान आकर्षण करना चाहती हूँ। एक बात और कहना चाहती हूँ उद्योग के माध्यम से कि हमें यहाँ पर ये पर्यटन, इतना बड़ा ब्रज स्थल है, इतनी बड़ी धार्मिक नगरी है, इसको यहाँ पर इतने पौराणिक मंदिर देखे जाते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि उन्हें आप डेवलपमेंटल एरियाज में लें, चाहे आप उसको बॉम्बे जो हमारा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल जोन बन रहा है, चाहे आप ब्रज क्षेत्र को उससे जोड़िए, जितने वहां पर मंदिर हैं उनको डेवलप कीजिए ताकि वहां से उद्योग बढ़े, वहां से पर्यटन, वहां पे जो पर्यटक आए वो उनके कामा की नगरी को समझ सके और वहां से आसपास के लोगों को रोजगार मिले। इतना अपराध इसीलिए उस क्षेत्र में है क्योंकि रोजगार की कमी है। एक बात और रखना चाहती हूं, क्योंकि बहुत बड़ा खनन का क्षेत्र है, बहुत बड़ा ब्रज का क्षेत्र है, जो हमारे रॉयल्टी के ठेके दिए जाते हैं, मैं आपके माध्यम से इसको उद्योग से जोड़ते एक बात रखना चाहती हूं कि इसको सरकार को लेना चाहिए। सरकार जो हम प्राइवेटाइजेशन इनको ग्रुप्स को देते हैं वो 49 रुपए 50 पैसे सरकार का रेट है जिससे रॉयल्टी लेती है, पर जो प्राइवेट ग्रुप्स हैं वो उसको 80 रुपए टन के हिसाब से ले रहे हैं। तो मैं इसका विरोध करते हुए आपके समक्ष रहती हूं कि इसको सरकार को अपने माध्यम से चलाना चाहिए ताकि जितना भी वहां पर उद्योग हो और जितनी भी वहां पर इनकम हो वो रेगुलरली गवर्नमेंट के हित में आए और उनसे जो आसपास के एरियाज हैं, जितने भी खनन के आसपास के एरिया
एरियाज हैं जो ब्लास्टिंग की वजह से, आसपास खनन की वजह से, ओवर यूज होने की वजह से खराब हो रहे हैं, उनको आपका एक जोनर मिले, आपकी प्रोडक्टिविटी मिले, आपका इंडस्ट्रियल हेल्प मिले। और इसी माध्यम से मैं एक बात और रखना चाहती हूं कि हम जो अपने मंदिरों का संरक्षण करें, वहां पर 84 कुंड आते हैं, 84 कुंड का संरक्षण किया जाना चाहिए। मैं माननीय हमारे वन मंत्री बैठे हैं, संजय जी हमारे पड़ोसी भी हैं, उनसे भी कहना चाहती हूं कि इसको एक बार आप गंभीरता से लीजिए। एक आप सुन लीजिए, जूली जी आप भी बैठे हैं, इनको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा वहां पर रोजगार का माध्यम मिलेगा और जो साइबर क्राइम जैसे बड़े अपराध है उनसे हमें छूट मिलेगी। मैं आपके माध्यम से इन बातों को रखना चाहती हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।